आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही ना रहस्य और जासूसी की दुनिया की तस्वीरें दिमाग में घूमने लगती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजीत डोभाल की। तो क्या वो वाकई भारत के जेम्स बॉन्ड हैं? देखिए, ये सवाल उठता ही इसलिए है क्योंकि उनके जो किस्से हैं, जो कारनामे हैं, वो इतने अविश्वसनीय हैं कि लगता है जैसे किसी स्पाई फिल्म की स्क्रिप्ट सुन रहे हों। तो चलिए आज ऐसी बात की तह तक जाते हैं। उनके सबसे मशहूर कारनामों में से एक है पाकिस्तान में 7 साल तक एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करना। जरा सोचिए, एक ऐसा मिशन जहां एक भी गलती का मतलब सिर्फ मौत हो सकता था, लेकिन उन्होंने वहां रहकर देश के लिए बेहद जरूरी जानकारी जुटाई। और फिर एक और किस्सा है ऑपरेशन ब्लैक थंडर का। यहाँ उन्होंने एक आम रिक्शा चालक का भेष बनाया और खालिस्तानी अलगाववादियों के बीच घुसपैठ कर ली, और वहीं से वो अंदर की सारी खबरें बाहर लाते रहे। पर उनकी काबिलियत सिर्फ जासूसी तक ही सीमित नहीं थी। 1971 से 1999 के बीच 15 प्लेन हाईजैकिंग के मामलों में वो एक अहम वार्ताकार रहे। उनकी सूझबूझ ने न जाने कितनी जानें बचाईं। तो सवाल ये है कि ये सब कारनामे आए कहाँ से? ये सब एक लंबे और शानदार करियर का नतीजा थे। इसकी शुरुआत एक युवा पुलिस अफसर के तौर पर हुई और वो धीरे धीरे देश के सबसे काबिल खुफिया अधिकारियों में से एक बन गए। चलिए उनके इस शुरुआती सफर पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन उनके करियर के कुछ बड़े पड़ाव दिखाती है। 1968 में आईपीएस अफसर बनने के कुछ ही साल बाद वो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में आ गए। यहाँ उन्होंने मिजोरम शांति समझौते जैसे बेहद मुश्किल मिशन में अहम रोल निभाया, जिसने दशकों पुराने एक हिंसक आंदोलन को खत्म किया। उनका हर मिशन उन्हें एक असाधारण जासूस बनाने की सीढ़ी बनता गया। अब जरा उनके पाकिस्तान मिशन की बात करते हैं। ये किस्सा तो सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई स्पाई थ्रिलर देख रहे हों। कहा जाता है कि उन्होंने एक नाई की दुकान से वैज्ञानिकों के बाल इकट्ठा किए और फिर जब उन बालों को टेस्ट किया गया तो उनमें यूरेनियम के अंश मिले। इसी एक सुराग ने पाकिस्तान के खुफिया परमाणु कार्यक्रम की पोल खोलने में बड़ी मदद की। मतलब ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? ये जो शब्द हैं, ये उनके कीर्ति चक्र वीरता पुरस्कार के ऑफिशियल साइटेशन से लिए गए हैं। वो पहले ऐसे पुलिस अफसर थे जिन्हें ये सम्मान मिला, जो पहले सिर्फ सेना के जवानों को दिया जाता था। ये खुद बताता है कि अपने मिशन के दौरान वो अपनी जान को कितने बड़े खतरे में डालते थे। और ये तस्वीर उनके करियर का पूरा सफर दिखाती है। एक युवा अफसर से लेकर एक ऐसे दिग्गज तक का सफर जो अब आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके फील्ड करियर का एक अध्याय भी पूरा हुआ। लेकिन अजीत डोभाल के लिए रिटायरमेंट का मतलब रुकना नहीं था, बल्कि ये तो उनके करियर के एक नए और शायद और भी ज्यादा प्रभावशाली दौर की शुरुआत थी। एक फील्ड एजेंट से अब वो एक हाई लेवल सरकारी रणनीतिकार बनने वाले थे। रिटायर होने के बाद भी वो देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में एक्टिव रहे। उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की नींव रखी, जो एक थिंक टैंक था। यहीं पर उनकी रणनीतिक सोच ने सरकार का ध्यान खींचा और 2014 में उन्हें भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए बना दिया गया। ये तस्वीर इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। अकेले मिशन पर जाने वाले अंडरकवर एजेंट से अब वो सत्ता के उस केंद्र में है जहां देश के सबसे बड़े सुरक्षा से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। एनएसए बनने के बाद भारत की सुरक्षा नीति ने एक बहुत ही एग्रेसिव मोड़ लिया। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, हर बड़े एक्शन में उनकी छाप साफ नजर आती है। लेकिन इन फैसलों के पीछे की सोच क्या थी? तो इन सभी कार्रवाइयों के पीछे की फिलॉसफी क्या है? यही हमें डोभाल डॉक्ट्रिन या डोभाल सिद्धांत तक ले जाती है। ये एक ऐसी सोच है जिसने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये सिद्धांत कहता है कि भारत अब सिर्फ हमले का इंतजार करके अपना बचाव नहीं करेगा, बल्कि अब वो खतरों को वहीं खत्म करने के लिए आगे बढ़कर एक्शन लेगा जहां से वो पैदा हो रहे हैं। ये जो बदलाव है ना, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये सोच में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, पुरानी पॉलिसी क्या थी कि हम इंतजार करेंगे, कोई हम पर हमला करेगा, फिर हम अपनी जमीन बचाएंगे। लेकिन डोभाल डॉक्ट्रिन कहती है नहीं, हम इंतजार नहीं करेंगे। अगर खुद को बचाना है तो वहां जाओ जहां से खतरा पैदा हो रहा है और उसे वहीं खत्म कर दो। डोभाल के खुद के शब्द इस सिद्धांत का सार बता देते हैं। उनका साफ मानना है कि भारत को अपनी ताकत का एहसास करना होगा
और दुनिया में अपनी असली जगह बनानी होगी, खुलकर और मजबूती से। उनकी सोच का एक और ज़रूरी हिस्सा है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट। वो मानते हैं कि आज की लड़ाई सिर्फ सरहदों पर तोपों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। ये सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाकर या समाज में फूट डालकर देश के हौसले को तोड़ने की कोशिशों से भी लड़ी जाती है, और इसमें दुश्मन दिखाई नहीं देता। तो कुल मिलाकर देखें तो अजीत डोवाल का असर सिर्फ कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस तक ही नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने भारत की रणनीतिक ताकत को एक नया आकार दिया है। उनका प्रभाव सिर्फ सैन्य अभियानों में ही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े नेताओं के साथ डिप्लोमेसी में भी साफ दिखता है, जहां वो भारत के सबसे अहम चेहरों में से एक है। उनके इसी आक्रामक रवैये की वजह से उन्हें अक्सर एक हॉक यानी बाज कहा जाता है। ये एक ऐसा लेबल है जो उनके विवादास्पद लेकिन असरदार नीति को दिखाता है। और उनके प्रभाव का सबसे बड़ा सबूत वो है ये नंबर 3। 2024 तक डोवाल एनएसए के तौर पर अपना लगातार तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। ये उन्हें भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला एनएसए बनाता है, जो उनके असर को साफ दिखाता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या अजीत डोवाल एक नए और खतरनाक दौर के लिए एक ज़रूरी हॉक हैं, या उनकी विचारधारा खुद में एक खतरा है? उनकी असली विरासत क्या होगी, इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।